हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हमारे संविधान से और आधुनिक भारत का इतिहास से दोनों से ये रिलेटेड है। यहाँ हमने देखिए मेंशन भी कर रखा है शीर्षक रूप में भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, बिल्कुल जब हम संविधान पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एकदम स्टार्टिंग से हम सबसे पहले हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं और इतिहास में भी जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम भारत का संवैधानिक विकास नामक के एक चैप्टर ही कह लीजिए पढ़ते हैं। वो चीज़ें आज हम यहाँ देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे है। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास जानने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा, अर्थात हम भारत का संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भाग में विभाजित करेंगे। एक तो होगा ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, जो कि 1773 से 1853 के अंतर्गत आता है, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, जो कि 1858 से 1947 के अंतर्गत आता है। इन दोनों के इतिहास को हम अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, किन किन शीर्षकों के अधीन हुआ। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास किन किन शीर्षकों के अंतर्गत हुआ। इसमें सबसे पहले हमें क्या जानना है, भारत का संवैधानिक विकास। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, ये 1773 इसको हम रेगुलेटरी एक्ट कहते हैं, यहाँ से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक चलेंगे। बट उसके पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ पर हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और किस तरह से भारत का जो संविधान, जो संवैधानिक विकास है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके लिए हमें देखना होगा 1600 ईस्वी का राजलेख, जिसे हम चार्टर भी कहते हैं। 1600 ईस्वी का राजलेख, इसे हम चार्टर में करते हैं। ये हम ध्यान देंगे कि लास्ट दिसंबर 31 दिसंबर 1600 AD को ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम ने एक राजलेख जारी किया, एक राजाज्ञा जारी किया। इसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया और जिसका मुख्य उद्देश्य था पूर्व देशों, जो पूर्व के देश हैं, 15 वर्षों तक पूर्व के देशों में व्यापार, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हुई। मुख्य उद्देश्य क्या था कि पूर्व के देशों में व्यापार करना। स्टार्ट में समय कितना लिया गया था, प्रारंभ में 15 वर्षों तक
एक अधिकार के रूप में दिया गया था। और हम अगर उसी समय ये जानना चाहें कि इनकी जो कुल पूंजी कितनी थी और इसमें कितने भागीदार थे, तो वो भी हम जान सकते हैं। इनमें प्रारंभिक समय में इस कंपनी की जो कुल पूंजी थी वह 30,133 पाउंड 30,133 पाउंड थी और इसमें कुल 127 भागीदार थे। 127 भागीदार, कुल 30,133 पाउंड की राशि थी प्रारंभ में और उसमें कुल 127 भागीदार थे। और इस कंपनी जो ये कंपनी बनी, इस कंपनी के प्रशासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या हुआ कि एक गवर्नर और उप गवर्नर थे और 24 सदस्य, एक संस्था बनी, एक परिषद बनी। उस परिषद में क्या बना, एक परिषद बना। इस परिषद में एक गवर्नर और उप गवर्नर, एक गवर्नर, उप गवर्नर, उप गवर्नर और इनके कुल 24 सदस्य, इनमें कुल 24 सदस्य, 24 सदस्य। तो इस तरह से एक परिषद बनी और यह परिषद गवर्नर एवं उनकी परिषद के नाम से जाना गया। इसी परिषद को हम आगे चल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जानेंगे। और इस तरह से क्या हुआ कि एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उसमें उसकी कुल प्रारंभिक जो राशि थी, भागीदार थे और इसके प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए एक परिषद बनी। इस परिषद में गवर्नर, उप गवर्नर और 24 सदस्य थे जिन्हें गवर्नर की परिषद कहा गया। और इसी को आगे चल करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और फिर इसी को निदेशक मंडल के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस तरह से हो गया 1600 ईस्वी का राजलेख, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण लेख के विषय में हम और डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। वो कौन सा है? एक 1726 में भी एक राजलेख जारी हुआ था। 1726 का राजलेख जिसमें हम देख लेते हैं कि 1726 के राजलेख में क्या था। 1726 का राजलेख, अभी हमने क्या देखा कि इसके प्रशासन के लिए एक परिषद होती थी और उस परिषद के द्वारा ही कंपनी की सारी जो प्रशासनिक निर्णय होते थे वो लिए जाते थे। लेकिन आगे चल क्या हुआ, 1726 ईस्वी में एक राजलेख फिर से जारी हुआ और इस राजलेख में क्या हुआ कि थोड़े से परिवर्तन कर दिए गए। वो परिवर्तन क्या किया गया? ये किया गया कि इस 1726 के राजलेख के द्वारा 1726 के राजलेख के द्वारा कोलकाता, मद्रास और मुंबई, कोलकाता, मद्रास और मुंबई, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक अधिकार दिया गया। वो क्या था कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों के जो राज्यपाल हुआ करते थे उन्हें अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों में नियम या बिल बनाने का अधिकार दे दिया गया। यह 1726 का राजलेख है। अर्थात इसमें थोड़ी सी परिवर्तन, जो 1600 ईस्वी में जो स्टार्टिंग राजलेख आया था उसमें सारे जो अधिकार थे वो किसके पास थे? जो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करती थी उनके पास थे।
सारे विधि बनाने का अधिकार। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा एक परिवर्तन है 1726 के राजलेख में। कोलकाता, मद्रास, मुंबई में पता है उसमें 1726 तक भारत में इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। कोलकाता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। और इन तीनों में अलग अलग वहाँ के राज्यपाल जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब उन तीनों को इस जो कंपनी, ये जो कंपनी है, कंपनी के जो विधि बनाने का अधिकार है, इन सबको हस्तांतरित कर दिए गए। ये है 1726 का राजलेख। अब हम आ जाते हैं अपने बिल्कुल इन पॉइंट्स पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत 1773, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानेंगे, से लेकर के चार्टर एक्ट 1853 तक, इनके बीच में कई सारे जो एक्ट कंपनी के द्वारा पारित किए गए, उन सब को एक एक करके उन सभी पर हम अध्ययन करेंगे। आ गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसके लिए हमें एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो ये था कि उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर के द्वारा जो इसके पहले एक गुप्त समिति बनाई गई थी। गुप्त समिति किस लिए बनाई थी? गुप्त समिति इसलिए बनाई गई थी कि ये जो इनके जो कंपनी के कामकाज है, कार्यकाल है, उनको उनकी समीक्षा करके उनके विषय में एक निर्णय देना था, एक रिपोर्ट देना था कमेटी को। और यह कमेटी गुप्त कमेटी, एक गुप्त समिति थी। तो इस गुप्त समिति का जो रिपोर्ट आई और उसके सुझाव के आधार पर लॉर्ड नॉर्थ ने एक जो उन्होंने क्या किया कि सिफारिश के आधार पर एक उन्होंने एक्ट लाया, और इसी को हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जो 1773 में इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा इस गुप्त समिति की सिफारिश पर जो एक एक्ट बनाया गया, उसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक प्रकार से हम ये कहें कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंपनी पर कुछ नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया गया, जो कि एक्चुअल में उसमें आवश्यकता भी थी। तो देखिए उसमें चेंजिंग क्या हुई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके लिए हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे, जहां हमने अभी तक थोड़ी से पहले ये बताया हुआ था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, उनके हाथ में सब कुछ होता था। आगे चल करके फिर उसे प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों के हाथ में दे दिया गया। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखेंगे कि कंपनी है, उसके कंपनी के जो 2 मुख्य केंद्र हुआ करते थे, वो कौन कौन से थे? एक इंग्लैंड होगा और एक भारत। ठीक है, कंपनी के 2 प्रमुख केंद्र थे, इंग्लैंड और भारत। इन दोनों केंद्रों पर, इंग्लैंड और भारत, इन दोनों केंद्रों पर क्या था कि इन्हें अर्थात ब्रिटिश क्राउन को कंपनी पर एक नियंत्रण स्थापित करना था। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि दोनों स्थानों पर कंपनी की गतिविधियों के दोनों केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जिसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और इसमें जो थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई वो ये हुआ कि अभी तक जो सबसे पहले चेंजिंग हुई उसमें हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उसमें कुल 24 की संख्या थी, वो ठीक है, बनी रहेगी। बट अभी तक क्या होता था कि उनका जो चयन है वह स्वत्वधारी मंडल, ठीक है, जो उसमें शेयरदार थे उनके द्वारा इन सब का चुनाव होता था, वो अब भी बना रहेगा। जो चेंजिंग आई वो क्या था कि पहले
जिनका शेयर 500, ठीक है, 500 पाउंड, 500 पाउंड का जिनका शेयर हुआ करता था वो वोट कर सकते थे। अब इस चीज को थोड़ा सा चेंज किया गया। अब क्या किया गया, अब इसके साथ में कन्वर्ट कर दिया गया कि एक वर्ष पूर्व तक जिनका 1000 पाउंड का शेयर होगा, वही अब इनके जो स्वत्वधारी होंगे वो वोट कर पाएंगे। स्वत्वधारी मंडल का मतलब समझते हैं ना, स्वत्वधारी मंडल जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो अभी तक 500 पाउंड के जो शेयर धारक थे वो वोट कर सकते थे, बट अब रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा वो चेंज करके 1000 पाउंड, एक वर्ष पूर्व 1000 पाउंड के जो शेयरधारी रहे होंगे वही वोट कर सकते हैं। एक दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आई कि अभी तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनका जो कार्यकाल होता था 1 वर्ष का होता था, लेकिन इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1 साल के कार्यकाल को बढ़ा करके अब उनका कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया गया। 4 वर्ष, 4 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी रखी गई, एक शर्त क्या रखी गई कि हर वर्ष इनकी 1/4, हर वर्ष 1/4 जो सदस्य हैं, 1/4 सदस्य वो अवकाश लेते रहेंगे। 1/4 सदस्य ये अवकाश लेते रहेंगे। तो ये तो परिवर्तन हुआ इसमें कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था उसमें थोड़े बहुत जो परिवर्तन आए वो ये हैं। और उसके बाद फिर इस एक्ट के द्वारा अब जो निदेशक मंडल मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो कार्यविधि थी उसके साथ साथ क्या हुआ कि कंपनी के जो बंगाल, अभी तक क्या था हमने उसके पर थोड़ी देर पहले हमने बताया कि बंगाल अर्थात कोलकाता और मद्रास और मुंबई 3 प्रेसिडेंसियाँ थी और तीनों के जो राज्यपाल थे उनको विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। किसके द्वारा? राजलेख 1726 के द्वारा। लेकिन फिर से क्या हुआ कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के द्वारा एक बार फिर से जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए। इसके हाथ में वो कोलकाता के जो गवर्नर थे उनके हाथ में कर दिया गया। अर्थात एक प्रकार से हम ये कहें कि मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे अब वो कोलकाता के गवर्नर के अधीन आ गए और अब कोलकाता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाता है। अब जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मद्रास और मुंबई के जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे उनके अब उन्हें एक प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये हुआ और इसके द्वारा क्या हुआ, ये जो क्लियर हो गई। एक तो वोटिंग करने का जो क्राइटेरिया था चेंज हो गया, जो उनका टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, वो भी चेंज हो गया। और क्या हुआ, और इसमें देखिए इसको भी हम पेश कर देते हैं क्योंकि आज तो इतना हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर वर्क करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था और थर्ड पॉइंट क्या आ गया कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा गया और मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर को उनके अधीन कर दिया गया। और क्या हुआ, इसके साथ ही साथ अब नेक्स्ट क्या हुआ कि एक जो गवर्नर की परिषद बनी और इसमें क्या है कि गवर्नर की परिषद में 4 मेंबर होंगे।
गवर्नर के परिषद में 4 मेंबर होंगे, गवर्नर की परिषद में 4 मेंबर होंगे, 4 सदस्य होंगे और गवर्नर जनरल को वोट करने का अधिकार तभी होगा जब यहाँ पर परिषद में जो 4 सदस्य हैं, परिषद में जो 4 सदस्य हैं, यदि समानता 2 पक्ष हुए और दोनों पक्ष के बराबर वोट हुए, तो बराबर वोट होने पर ही क्या होगा, बराबर मत होने पर ही गवर्नर जनरल को वोट करने का अधिकार है। और इसके साथ साथ और क्या होगा, इसके साथ साथ और ये हुआ कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में 1774 में कोलकाता में एक कोर्ट न्यायालय की स्थापना हुई। और यह न्यायालय ऐसा नहीं कि अंतिम न्यायालय था, इसके अगेंस्ट भी इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। 1774 में एक जो न्यायालय की स्थापना बंगाल में भी इसी के द्वारा की गई। तो इस तरह से कुछ विशेष जो परिवर्तन किए गए इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और एक हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, बट आपको ये भी शायद इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया हुआ था, वो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियाँ थी उस कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया हुआ था। और उसके बाद फिर 1784 में क्विट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें कुछ और थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा जो एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा फास्ट वर्क करेंगे। 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट, इस तरह से इसको वर्क करेंगे। फिर हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास इस पर